बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर 3 है आपका शिक्षा के तकनीकी परिपेक्ष, ये आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। आज हम इस सब्जेक्ट के हमारे अपने द्वारा जो कंटेंट तैयार किया गया है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, आज हम इस शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को कवर किया है एंड वो पॉइंट्स उठाए हैं जहां से आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बच सकता। जिन पॉइंट्स से, जिन क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बच सकता, ना तो ये पॉइंट्स, ना तो ये टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पेपर से बच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये ना समझें कि सर पेपर ऑब्जेक्टिव है, आप सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव कंटेंट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है, जहाँ से आपका पेपर बनता है। तो अगर आप क्लास में एंड तक, लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड यहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इनके प्रॉपर अंतर को समझें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछ ही लेता है ना। योजना क्या है, उदाहरण विधि क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, प्रकाशन विभाग की स्थापना कब हुई, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC की स्थापना कब हुई, और भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का क्या हिस्ट्री है, ठीक है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को हम समझते हुए चलेंगे, किसने किसका आविष्कार कब किया, है ना, इनको समझेंगे। एक से बढ़कर के एक पॉइंट्स इनमें रहेंगे, यानी कि हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास ये नोट्स हैं हमारे तो अच्छी बात है, नहीं है तो पेन और कॉपी ले करके लिखना शुरू कर दीजिए एक एक पॉइंट्स को। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, तकनीकी शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ओके, बहुत स्लो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, और ताकि क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, 5 दिन का टाइम बचा है। तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तकनीकी से तात्पर्य होता है किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी कार्य हेतु अथवा उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई गई जो भी प्रविधि है, जो स्किल है, जो भी मेथड है, जो भी प्रोसेस है, उसका पूरा योग, उसका पूरा सम्मिश्रण आपका तकनीकी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का अगर आप निर्माण कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की सफलतापूर्वक अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो उसमें आप अपना एफर्ट लगाएंगे, अलग अलग प्रकार की विधियां लगाएंगे, प्रविधियां लगाएंगे, तकनीकें लगाएंगे, अपनी स्किल्स को यूज करेंगे, है ना। तो जब इन सब और कोई ना कोई एक प्रोसेस चलेगा उसके बीच में, तो इन सभी को मिला करके जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपका तकनीकी कहलाता है। जब हम किसी भी क्षेत्र में सुनिर्धारित उद्देश्यों, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी प्राप्ति के लिए विज्ञान के उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तब उसे तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। टेक्नोलॉजी शब्द जो है यह ग्रीक शब्द टेक्निकोस से बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, टेक्नोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। टेक्नोलॉजी जो है ये ग्रीक शब्द एक है टेक्निकोस, पूछ लेगा टेक्निकोस किस भाषा का शब्द है। टेक्निकोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे आपका टेक्नोलॉजी बना है। और भैया टेक्निकोस का अर्थ क्या होता है? टेक्निकोस का अर्थ होता है कला। क्या होता है? कला। टेक्निकोस का अर्थ होता है कला। प्रोफेसर गॉलब्रेथ ने तकनीकी की कितनी विशेषताएं बताई हैं? प्रोफेसर गॉलब्रेथ ने तकनीकी की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। कहा है किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के लिए वैज्ञानिक अथवा सुव्यवस्थित ज्ञान का क्रमबद्ध प्रयोग तकनीकी है। इस कार्य का उसके घटकों में विभाग और उपविभाग करना ही तकनीकी है। तकनीकी से तात्पर्य किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के सुव्यवस्थित संपादन के लिए अच्छे तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर उसको संपादन करना चाह रहे हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिद्धांतों का क्रमबद्ध उपयोग करना आपका तकनीकी कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का अनुप्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं वही हमारा शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शिक्षा में तकनीकी मुख्य रूप से दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कि आपका टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, टेप, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको OHP भी कहते हैं इत्यादि का
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाना है। शिक्षा में प्रयुक्त ये उपकरण जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिन्हें हम हार्डवेयर, कठोर शिल्प उपागम भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है 1926 की बात है। 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी द्वारा किया गया था। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सिडनी प्रेसी के द्वारा। कहाँ किया गया? अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में किया गया। कब किया गया? 1926 में किया गया। 1930-40 के आसपास लुम्सडेन और ग्लेजर आदि के द्वारा स्क्रैम्बल्ड पुस्तकों, कार्ड्स और बोर्डों का प्रयोग अध्ययन अध्यापन के लिए किया गया। 1930-40 के आसपास की बात है, फिक्स डेट नहीं लिखी है ना। तो अगर पूछ लेगी स्क्रैम्बल्ड पुस्तक, स्क्रैम्बल्ड बुक्स, कार्ड्स, बोर्ड्स का प्रयोग टीचिंग और लर्निंग के लिए किसने किया था? लुम्सडेन ग्लेजर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब सन 1950 में B.F. स्किनर के द्वारा अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास किया गया। अभिक्रमित अधिगम तकनीकी के प्रतिपादक जन्मदाता कौन है? B.F. स्किनर हैं, है ना। तो अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास करने वाले जो है वो B.F. स्किनर हैं। कब किया था? 1950 में किया था। सन 1967 में इंग्लैंड में ब्रायन मोर जोन्स ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रायन मोर जोन्स ने। कब किया? 1967 में किया। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार क्या कहते हैं रॉबर्ट ए कॉक्स? मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट बड़े खतरनाक होते हैं, इनको रट लीजिएगा। लुम्सडेन द्वारा शैक्षिक तकनीकी के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा लुम्सडेन के द्वारा शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं, रट लीजिएगा। पहला आपका कठोर शिल्प उपागम है, दूसरा कोमल शिल्प उपागम है, तीसरा प्रणाली उपागम है। शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार परस्पर आपस में संबंधित हैं। ये जो 3 प्रकार हैं ये क्या है? ये आपस में संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए कठोर शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। कोमल शिल्प उपागम को शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं। ओके, प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा ना, ये कठोर शिल्प उपागम को ये आपका प्रथम हो जाता है, ये द्वितीय है और ये आपका तृतीय है। अब एक एक को समझते हैं। कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या है? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे आपका चार्ट, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप, टेप रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, टेलीविजन, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग इसके अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत? कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत। ये सभी चीजें आपकी हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सिल्वरमैन द्वारा इस उपागम को शिक्षा में तकनीकी के साथ साथ सापेक्षिक तकनीकी कहा गया है। किसने कहा है? सिल्वरमैन ने कहा है। किसने कहा है? सिल्वरमैन ने इस उपागम को शिक्षा में तकनीकी के साथ साथ सापेक्षिक तकनीकी कहा गया है। ऐसे स्टेटमेंट याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय यानी कि आपका जो है कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पे हो रही है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा सॉफ्टवेयर उपागम का संबंध अधिगम सिद्धांतों के अनुरूप उद्देश्यों के व्यावहारिक लेखन, शिक्षण व्यूह रचनाओं, फीडबैक, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों के साथ पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित रूप देने से है। कोमल शिल्प उपागम क्या होता है? देखिए, सॉफ्टवेयर, आपका फोन आपके हाथ में है, ये हार्डवेयर है। इसके अंदर जितने भी एप्स आप चला रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर के उपकरणों के साथ साथ शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन के लिए शैक्षिक तकनीकी का जिस प्रकार का प्रयोग किया जाता है उसे ही कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी जाती है। सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शिक्षण तकनीकी कहा है। किसको? कोमल शिल्प उपागम को। किसको? सॉफ्टवेयर को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी कहने वाले कोमल शिल्प उपागम को सिल्वरमैन हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर का प्रयोग हार्डवेयर के साथ किया जाता है। इसे भी हार्डवेयर के साथ साथ शिक्षा में तकनीकी के अंतर्गत रखा जाता है सॉफ्टवेयर को। इस तकनीकी का संबंध शिक्षण प्रक्रिया के आधार यानी कि इनपुट प्रक्रिया, प्रोसेस और प्रदाय यानी आउटपुट तीनों पक्षों के विकास से होता है।
यह उपागम मूलतः अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है। कौन? जो कोमल शिल्प उपागम है, जो सॉफ्टवेयर है, यह आपका किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। अतः यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। कोमल शिल्प उपागम कैसा विज्ञान है? यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट वन इज प्रणाली उपागम अथवा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, प्रणाली उपागम यानी कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय शैक्षिक तकनीकी की एक आधुनिक अवधारणा है। शैक्षिक तकनीकी की एक आधुनिक अवधारणा है प्रणाली उपागम। शैक्षिक तकनीकी का ये जो प्रकार है, शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है और शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के हेतु उचित निर्णय लेने में भी सहायता करता है। पॉइंट इस प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग उचित प्रबंधन और नियंत्रण पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? ये जो है उचित प्रबंधन और नियंत्रण पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से संपादित करा के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रणाली उपागम की प्रक्रिया विद्यालय को एक प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। प्रणाली उपागम की जो प्रक्रिया है, ये विद्यालय को एक सिस्टम के रूप में देखती है, एक प्रणाली के रूप में देखती है, जिसका उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था का समुचित संचालन करते हुए शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। जो विद्यालय जो प्रणाली उपागम है, ये जो प्रोसेस है, ये एक विद्यालय को एक सिस्टम के रूप में देखता है ना। तो जिसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय व्यवस्था का समुचित संचालन करते हुए शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उनको सफलतापूर्वक प्राप्त करना। किसी भी प्रणाली के 4 मूलभूत पैरामीटर्स होते हैं। कितने? प्रणाली के 4 मूलभूत पैरामीटर्स बताए गए हैं। आपका अदा है, प्रक्रिया है, प्रदा है और पर्यावरणीय संदर्भ। आइए अदा, प्रक्रिया, प्रदा को समझते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, अदा इनपुट से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं, मानवीय स्रोतों और संसाधनों से है जो किसी भी प्रणाली की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनके द्वारा अदा में आवश्यक परिवर्तन लाए जाते हैं। ठीक है। प्रदा क्या है? प्रदा से तात्पर्य उस उत्पाद या उस प्रोडक्ट से है जिसकी प्राप्ति के लिए प्रणाली कार्य करती है। प्रदा यानी कि आउटपुट की प्राप्ति ही प्रणाली का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पर्यावरणीय संदर्भ क्या होता है? इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट से तात्पर्य प्रणाली के वातावरण अर्थात भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के परिवेश, परिस्थितियां, उपस्थिति, तत्व, सीमाएं आदि से है जिसमें ये प्रणाली काम करती है और प्रभावित भी होती है। इस प्रकार प्रणाली से तात्पर्य एक स्वशासित, स्वनियंत्रित और स्वनियमित संरचना से है जो पूर्व निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों यानी कि प्री डिफाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति के समग्र रूप से क्रिया करती है। ठीक है, एक एक पॉइंट को फटाफट समझते हुए चलिए। अब बात करते हैं बराठी ने। बात किसकी हो रही? बराठी की। बराठी ने 1958 में प्रणाली उपागम की चर्चा करते हुए इसे कॉमन सेंस बाय डिजाइन कहा है। किसने प्रणाली उपागम को कॉमन सेंस बाय डिजाइन कहा है? बराठी ने। कब कहा? 1958 में। इसका मतलब होता है किसी समस्या के विश्लेषण तथा समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण तकनीकी जो है वो 3 प्रश्नों का सम्मिलित उत्तर देती है। कौन कौन से 3 प्रश्न हैं? क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए। ये 3 वो प्रश्न हैं जिनका शैक्षिक तकनीकी सम्मिलित रूप से उत्तर देती है। पॉइंट कहता है कि डॉक्टर आर एस शर्मा ने शिक्षण तकनीकी को दार्शनिक, सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान का वास्तविक उपयोग करने वाली विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। किसने? डॉक्टर आर एस शर्मा ने। किसको? शिक्षण तकनीकी को। ठीक है। शिक्षण तकनीकी के विकास में आई.के. डेविस, ग्लेसर, गेज, गैने, ब्रूनर का महत्वपूर्ण योगदान है। डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा शिक्षण तकनीकी के 4 तत्व बताए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व बताए हैं? 4 तत्व बताए हैं, भूलिएगा नहीं। कौन कौन से? शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन, शिक्षण का अग्रसरण एंड शिक्षण का नियंत्रण। ये वो 4 तत्व हैं जिसको डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर ने बताया हुआ है। आइए समझते हैं अनुदेशन तकनीकी क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ लेता है अनुदेशन।
देखिए, अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका अनुदेशन, दूसरा आपका तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का वो रूप है जिसमें अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है तब हम उसे शिक्षण की संज्ञा देते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो हम आपके बीच में एक अंतःक्रिया हो रही है ना, और यही टीचिंग है। किंतु कई बार शिक्षक छात्र अंतःक्रिया के अभाव में भी विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया संपादित करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया नहीं हो रही है या शिक्षक नहीं है, फिर भी बच्चे सीख रहे हैं, है ना, फिर भी सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है। शिक्षक छात्र अंतःक्रिया के अभाव में विद्यार्थी का जो अधिगम होता है वो आपका अनुदेशन कहलाता है। विद्यार्थी का अधिगम, उद्देश्यों की प्राप्ति करना अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया की अनुपस्थिति के कारण यह शिक्षण नहीं है, अनुदेशन मात्र है। जब टीचर नहीं होता है, शिक्षक की उपस्थिति नहीं है, फिर भी बालक सीख रहे हैं, तो वो शिक्षण नहीं है, वह अनुदेशन मात्र कहा जाता है। अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, किंतु शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। अगर सिर्फ अनुदेशन है तो उसको हम टीचिंग नहीं कह सकते, लेकिन टीचिंग में अनुदेशन समाहित है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास संभव करता है। अनुदेशन द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास संभव है। अनुदेशन जो है यह आपका शिक्षण का स्थान नहीं ले सकता, फिर भी अधिगम के लिए अनुदेशन महत्वपूर्ण होता है। जब हम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुदेशन में प्रयोग करके अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तब उसे अनुदेशन तकनीकी की संज्ञा देते हैं। अब देखिए, बात आती अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन की ऐसी व्यूह रचना है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें टीचर की जरूरत नहीं है। इसमें विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके एक सीक्वेंस से छात्रों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं अपनी क्षमता के अनुरूप सीखते हैं और अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इसे ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पाठ्यवस्तु है, जो भी टॉपिक है, कंटेंट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स फिर उसको अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने जो भी उसके अधिगम उद्देश्य हैं उनको वो प्राप्त करता है। यही अभिक्रमित अनुदेशन है। ठीक है, इसमें टीचर का रोल नहीं है। सीखने की वो परिस्थिति जिसमें शिक्षक की उपस्थिति के बिना विद्यार्थी अधिगम करते हैं और निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, वो अनुदेशन है। सिंपल सी बात लिखी है ना, जहाँ पे शिक्षक की उपस्थिति के बिना टीचर नहीं है, विद्यार्थी लर्निंग कर रहा है ना, अपने निर्धारित जो भी उसको उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर रहा है, यही आपका अनुदेशन कहलाएगा। और जब अनुदेशन को तकनीकी की सहायता से प्रभावी बनाते हैं, जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं कि छात्रों द्वारा अधिक से अधिक अधिगम संभव हो। हम इफेक्टिव क्यों बनाएंगे उसको? ताकि छात्र जो है अधिक से अधिक लर्निंग कर सकें, तो फिर उसे अनुदेशन तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। उसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अनुदेशन तकनीकी को रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा सबॉर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी गई है। अनुदेशन तकनीकी को सबॉर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा देने वाले आपके रॉबर्ट ए कॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास B.F. स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर हुआ है। अभिक्रमित अनुदेशन का जो विकास हुआ है उसका आधार क्या है? उसका आधार सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। किसका है? B.F. स्किनर का है। इस सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व, पुनर्बलन का विशेष महत्व है। व्यवहार तकनीकी का सर्वाधिक, सबसे अधिक उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। इसी कारण इसे प्रशिक्षण तकनीक यानी ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में नेड ए फ्लैंडर, एमिडन,
ओवर, स्किनर तथा एंडरसन का विशेष योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट आपके समक्ष है। पॉइंट कहता है, देखिए क्या कहता है पॉइंट, यह तकनीकी शिक्षक शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करती है। ये जो तकनीकी है जो हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी, है ना, जो व्यवहार तकनीकी की बात कर रहे हैं, व्यवहार तकनीकी शिक्षक और व्यवहार तकनीकी शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करती है तथा आवश्यक सुधार करती है। किस प्रकार की तकनीकी जो है शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही प्रकार का अध्ययन करती है, तो वो आपकी व्यवहार तकनीकी है। अब यहाँ से पॉइंट आपका आता है कंप्यूटर सह अनुदेशन को लेकर के। कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन में किसी विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच उसी प्रकार की अंतःक्रिया चलती है जैसे कि एक ट्यूटोरियल प्रणाली में, ट्यूटोरियल सिस्टम में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में चलती है। ठीक है, कंप्यूटर सह अनुदेशन हजारों और लाखों विद्यार्थियों को एक ही समय में व्यक्तिगत सह अनुदेशन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा अधिगम कार्य किया जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन में सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करके बच्चों को लर्निंग कराया जाता है, अधिगम कराया जाता है, अधिगम का कार्य होता है, वही आपका कंप्यूटर सह अनुदेशन है। इसमें तीन शब्दों का महत्व है। एक तो कंप्यूटर, दूसरा सह, तीसरा अनुदेशन। कंप्यूटर का मतलब आप सभी जानते ही हैं। सह का अर्थ होता है साथ, अनुदेशन का अर्थ होता है, अनुदेशन का अर्थ दो रूपों में ग्रहण किया जा सकता है। नंबर एक तो ऐसा अनुदेशन जो शिक्षक द्वारा किया जाता हो, ऐसा अनुदेशन जिसमें शिक्षक की भूमिका कंप्यूटर द्वारा निभाई जा रही हो, है ना, तो इसमें दोनों ही चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं हम ई अधिगम की। किसकी बात करेंगे, ई अधिगम की। ई अधिगम को प्रायः इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, क्या, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग अर्थात सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में समझा जाता है। इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। किसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम कहते हैं, ई अधिगम को। ई अधिगम का आरंभ कहाँ हुआ था, ई अधिगम का आरंभ आपका ब्रिटेन में हुआ है। इसे ऑनलाइन अधिगम, वर्चुअल अधिगम, वितरित अधिगम, नेटवर्क और वेब आधारित अधिगम भी कहते हैं। किसको, ई अधिगम को। इसके इतने सारे नाम हैं। ई अधिगम में इंटरनेट या वेब आधारित संप्रेषण सेवाओं जैसे आपका ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेल लिस्ट, लाइव चैट्स तथा मोबाइल का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात यह है जो ई अधिगम है, यह छात्र केंद्रित है। ई अधिगम छात्र केंद्रित है। आइए मूक को समझते हैं। मूक क्या है, देखिएगा। मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव अर्थात वह ऑनलाइन कोर्स जिसे प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया हो, उसे मैसिव कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपसे मूक की फुल फॉर्म जरूर पूछेगा, तो इसीलिए हमने उसको ऊपर लिख दिया सीधा सीधा। मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फिर एक एक वर्ड में देखिए पूछ लेगा, मैसिव में ऑनलाइन का क्या मतलब है, मूक में ओपन का क्या मतलब है, मूक में ऑनलाइन का क्या मतलब है। ओपन अर्थात वो पाठ जो स्थान, अध्येता की नीति, समय, अध्येता की गति, समय एवं स्थान की सीमाओं से मुक्त हो, जिसमें प्रवेश के लिए कोई पूर्व निर्धारित योग्यता ना हो, उसे ओपन कहते हैं। ऑनलाइन अर्थात वो पाठ जो पूर्णतया नामांकन, अध्ययन से लेकर परीक्षण एवं प्रमाणीकरण तक इंटरनेट पर आधारित हो, ऑनलाइन कहलाता है। कोर्स का मतलब, कोर्स अर्थात अधिगम अनुभव की अपने आप में संपूर्ण एक इकाई आपकी कोर्स कहलाती है। अतः समन्वित रूप में कहा जा सकता है कि मूक एक पूर्णतया इंटरनेट आधारित मुक्त अधिगम प्रणाली है जो इंटरनेट पर बेस्ड है, जो प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया है। सर्वप्रथम मूक शब्द का प्रयोग 2008 में दव कॉर्मियर ने किया था। मूक शब्द का प्रयोग पहली बार 2008 में किया गया। किसने किया, दव कॉर्मियर ने किया। मूक शब्द से जुड़ा मैसिव शब्द जो है एक समय में अनगिनत विद्यार्थियों को कोर्स में प्रवेश देने की क्षमता को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि आपसे पूछ लेगा OER का क्या मतलब है, चाहे हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे।
पूछे। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, हिंदी में इसको मुक्त शैक्षिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है शिक्षण क्या है। शिक्षण अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है। जो शिक्षण है वह अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना। जिसका तात्पर्य क्या है? सीखना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संचालन त्रिआयामी रूप से, अर्थात आपके शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। ओके, जो शिक्षण है हमारा वो त्रिआयामी है। त्रिआयामी का मतलब उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु 3 चीजें शामिल हैं। अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बना करके शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। अब देखिए, एक तंत्र में शिक्षण का क्या अर्थ है, लोकतंत्र में शिक्षण का क्या अर्थ है, आइए इनको अलग अलग समझते हैं। एक तंत्र शासन जो होता है, एक तंत्र शासन में तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के वातावरण में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह शिक्षक प्रधान यानी कि टीचर डोमिनेटेड होता है। वह छात्रों पर रौब दाब दिखाता है, इसमें टीचर सब कुछ होता है। कक्षा में टीचर अपना राज्य तानाशाह के रूप में चलाता है। एक तंत्र शिक्षण में आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक अपना राज्य तानाशाह के रूप में चलाता है, किस में? एक तंत्र में, लोकतंत्र में, तो आप उसमें लिखेंगे एक तंत्र में। लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ क्या है? लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है और सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव रहते हैं। छात्र एवं टीचर दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। यह आपका लोकतंत्र शिक्षण है। जो हस्तक्षेप रहित शासन में जो शिक्षण होता है उसका मतलब क्या होता है? इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक जो है वह एक मित्र के रूप में काम करता है और छात्रों को अधिक एक्टिव बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान भी करता है। गेज के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। रॉयंस कहते हैं दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा गया है। स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो लिखे गए हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिक व्यय कॉन्टिजेंसीज का क्रम है। स्मिथ कहते हैं शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। जेम्स एम थाइन कहते हैं समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके प्रारूप और संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। मार्सेल ने ठीक ही लिखा है शिक्षण की अंतिम कसौटी परिणाम है। शिक्षण की अंतिम कसौटी परिणाम है। तो ये आपने समझ लिया इन स्टेटमेंट को। अब हम बात करते हैं अनुदेशन की। अभी पीछे भी हम अनुदेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा है ना, तकनीकी अनुदेशन तकनीकी को पढ़ा। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, अनुदेशन को समझेंगे एक छोटे कम से कम शब्दों में। देखिए, अनुदेशन से तात्पर्य व्यक्ति में किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान तथा समझ का विकास करने से है। अनुदेशन का संबंध मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति से है, जबकि शिक्षण द्वारा विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पक्षों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। देखिए, अनुदेशन जो है ये सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, जबकि जो टीचिंग है वह आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों के व्यवहार में अध्ययन करता मतलब परिवर्तन लाता है। तो ये अनुदेशन और टीचिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन और टीचिंग में डिफरेंस हो गया। अब बात ये हमने अनुदेशन को समझ लिया कम से कम शब्दों में। अब आगे बात करते हैं हम किसकी? शिक्षण नीतियों की। देखिएगा, शिक्षण नीतियाँ जो हैं ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका शिक्षण, दूसरा नीतियाँ। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र और शिक्षकों के द्वारा संपन्न की जाती है। नीतियों की अगर बात करें तो योजना, नीति, चतुराई, स्किल्स की ओर इंडिकेट करती है। आपके अंदर कौशल क्या है, आपकी चतुराई क्या है, यानी कि आप कितने क्लेवर हैं, नीति आप कौन सी लगा रहे हैं, आप क्या योजना बना रहे हैं, ये सभी आपकी
नीतियों के अंतर्गत आती है, स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आती है, जैसे हम लोग कहते हैं रणनीति बनाना। डेविस के अनुसार क्या कहा गया है, नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा गया है। किसी भी चैप्टर को आप बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसकी जो स्टाइल होती है उसको प्रेजेंट करने की, वो आपका टीचिंग मेथड कहलाता है। विधि जो है अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्यायवाची है। मेथड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोड या वे, रास्ता अथवा माध्यम। अब बात करेंगे शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। देखिए फटाफट से समझते हुए चलिए। शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है कि किस प्रकार के उद्देश्य हैं, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, किस प्रकार का मतलब कौन सा चैप्टर किस प्रकार का चैप्टर है, उसकी प्रकृति क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। और इसमें आपकी टीचिंग मेथड्स, आपकी शिक्षण विधियाँ इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जो चैप्टर है उसकी प्रकृति क्या है, उसी हिसाब से टीचिंग मेथड को अपनाया जाएगा। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार का टीचिंग मेथड यूज होगा। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार की टीचिंग मेथड्स का आप यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज मैथ्स अलग है, आपका फिजिकल साइंस अलग है, आपका सोशल साइंस अलग है ना। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आप जिस हिसाब का सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। शिक्षण नीतियों में व्यवहारों और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण है। इसमें पाठ्यवस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षण नीतियाँ शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती हैं। जो शिक्षण नीतियाँ हैं वो कहती हैं जो टीचिंग है वो टीचिंग इज ए साइंस। जो टीचिंग मेथड्स हैं वो टीचिंग को कहती हैं इट्स अ आर्ट। टीचिंग एक आर्ट है। शिक्षण नीतियों का मुख्य काम उपयुक्त सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना है। शिक्षण विधियों का मुख्य काम पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक इफेक्टिव बनाना है, कि जो हम पाठ बच्चों तक पहुंचाएं चैप्टर, वो और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बने, बच्चों को कैसे इंटरेस्ट आए पढ़ने में, है ना, समझ में कैसे आए। शिक्षण नीतियों के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मापदंड पाठ्यवस्तु पर अधिकार प्राप्त करना है। इसमें सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। इसमें स्थूल मैक्रो टीचिंग को अपनाया जाता है, इसमें माइक्रो अपनाया जाता है, इसमें मैक्रो अपनाया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, है ना। यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का उपहार है, ये क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में अच्छे खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज ना हो। मस्तिष्क उद्दीलन नीति क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी को समझिए। मस्तिष्क उद्दीलन का शब्दकोशी अर्थ होता है मस्तिष्क को उद्दीलन करना, उसमें उथल पुथल मचाना, यानी कि ऐसी आंधी लाना जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया और कॉन्सेप्ट के बारे में अनगिनत विचार और सोच एक साथ अनायास ही, अचानक ही उनकी अच्छाई बुराई, औचित्य अनौचित्य की परवाह किए बिना मस्तिष्क पटल पर उभर आए। व्यूह रचना के रूप में इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय A.F. ऑसबॉर्न को जाता है, जिसने अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन के द्वारा इसे सबके सामने रखा था। कुछ पूछ लेगा आपसे, अप्लाइड इमेजिनेशन किसकी रचना है? A.F. ऑसबॉर्न की है। कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे स्किनर का है, समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वेस्ले कहते हैं कि शिक्षण विधि जो है वो शिक्षक द्वारा वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाइंडिंग कहते हैं शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि देखिएगा, क्रिया के द्वारा ज्ञान के सिद्धांत पर अमेरिका में एक शिक्षण विधि विकसित हुई जिसे प्रोजेक्ट या योजना विधि कहा गया। सुनिए बात को, क्रिया के द्वारा एक्टिविटी के माध्यम से के सिद्धांत पर अमेरिका में एक टीचिंग मेथड को डेवलप किया गया जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहा गया। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित प्रोजेक्ट विधि W.H. किलपैट्रिक के द्वारा सन 1918 में इसका प्रतिपादन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विलियम किलपैट्रिक ने इस बात पर बल दिया कि बालक का संपूर्ण शिक्षण
उसकी स्वयं की कार्यप्रणाली और उसके अनुभवों पर जितना अधिक आश्रित होगा उतना ही वह ज्ञान छात्रों के लिए स्थायी होगा। यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा करके सीखेगा, जितना ज़्यादा बच्चा खुद एक्टिव होगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, उतना ही उसका जो लर्निंग है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके दिमाग में स्थायी हो जाएगा एक लंबे समय तक। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। लर्निंग इट डिपेंड्स ऑन लर्निंग बाय डूइंग, बेस्ड ऑन, नॉट डिपेंड्स, इट्स बेस्ड ऑन। यह विधि छात्र को वह स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है जिनमें वो उद्देश्य पूर्वक किसी समस्यात्मक कार्य को सजीवता से पूर्ण करने में सफल होता है। आगे बढ़ते हैं और परियोजना विधि को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जिनमें से कुछ चुने हुए हमने निकाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पहले। W.H. किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। स्टीवेंसन कहते हैं प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक परिवेश में रहते हुए ही किया जाता है। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। पार्कर कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क की एक इकाई है। प्रोजेक्ट जो है वह काम की एक इकाई है जिसमें छात्रों की कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। योजना के कुछ प्रकार हैं। देखिए प्रोजेक्ट के कुछ प्रकार हैं। थॉमस एम रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल्स में 3 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है। किसने 3 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है? थॉमस एम रिस्क ने। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक किसकी है? थॉमस एम रिस्क की है। 3 प्रकार की जो इन्होंने योजनाएं बताई हैं उसमें आपका उत्पादक योजनाएं, बौद्धिक या समस्यात्मक योजनाएं, सीखने से संबंधित योजनाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है। फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक किसकी है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने योजनाओं का कितना प्रकार बताया है? 4 प्रकार। आपके रचनात्मक योग्यताएं, रसास्वादनात्मक योजनाएं, अभ्यासात्मक योजनाएं, समस्यात्मक योजनाएं। क्वेश्चन दे देगा उसमें जो है इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें कौन सी योजना किलपैट्रिक के द्वारा नहीं बताई गई है। अगर आपको चारों याद होंगी तो 3 आप सही कर देंगे, जो गलत होगा उसको ढूंढ निकालेंगे। क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, नंबर आपका एक पक्का हो जाएगा। उदाहरण विधि की बात करें, इलस्ट्रेशन मेथड। उदाहरण बालक की विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति को जागृत कर उसके मानसिक विकास के प्रति सहायक होते हैं। क्या जो ये उदाहरण होते हैं, जो एग्जाम्पल्स हम बच्चों को क्लास में देते हैं, उदाहरण के माध्यम से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ये बच्चे की विचार शक्ति, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको और ज़्यादा जागृत कर देते हैं। उसके मानसिक डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं। उदाहरणों के द्वारा अमूर्त विषय को मूर्त बनाया जाता है ना। जैसे कह दिया मान लो ये हो गया, मान लो वो हो गया, है ना। हम उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें जो चीज़ अमूर्त है उसको भी मूर्त रूप में बालक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रिंसेंट के मतानुसार अच्छे उदाहरण दुरूह यानी कठिन से कठिन, है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्टेटमेंट को भी सजीव और सरल बना देते हैं। कौन? उदाहरण। इसीलिए तो मैथ्स की बुक आप लेकर के आइए, उसमें कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। उदाहरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक आपकी शाब्दिक, दूसरे प्रदर्शनात्मक। शाब्दिक में जैसे दृष्टांत है, कोई कहानी है, कोई लोकोक्ति के माध्यम से आप बच्चों को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। प्रदर्शनात्मक वो होते हैं जो हम बच्चों को दिखा करके समझाते हैं, लाइक अ ग्लोब। सोशियोलॉजी के क्लास में, एसएसटी क्लास में ग्लोब बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम बच्चों को अपने पूरा देश, विश्व, संसार पूरा बता देते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है ना। भारत नेपाल के कितने करीब है, नेपाल भारत के किससे कितना सटा हुआ, या अन्य दुनिया भर की चीज़ें, सागर, महासागर, नदियाँ, झील, पहाड़, ये सब हम उसके माध्यम से समझा देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट को लिखते हुए चलिए। मैं तो कहता हूँ नोट्स अगर नहीं लिए तो फटाफट से मैथ्स के नोट्स ले लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको वहाँ मिल जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यह भारत की, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
यह, जिसको पीटीआई भी कहते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई और इसकी सेवाएं 1 फरवरी 1949 से प्रारंभ हुई। यह एजेंसी अंग्रेजी और हिंदी में अपनी सेवाएं दे रही है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI 1956 में इसकी स्थापना कंपनी कानून के तहत हुई। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। इसने 21 मार्च 1961 से कुशलतापूर्वक काम करके अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। प्रकाशन विभाग की बात करते हैं। इस विभाग की स्थापना 1941 में हुई थी। इसने अब तक अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में करीब 8000 शीर्षक प्रकाशित किए हैं। इस विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय जनसंचार माध्यम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई, जिसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक वर्ष 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुति पर और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में संशोधन से 1 जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। समाचार पत्र पंजीयक को प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है। महाराष्ट्र से सन 1822 से प्रकाशित हो रहा बॉम्बे समाचार देश का सबसे पुराना अखबार है। देश का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? बॉम्बे समाचार। ठीक है, जो कब से प्रकाशित हो रहा है? 1822 से। गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क, नॉन अलाइंड न्यूज़ नेटवर्क, यह औपचारिक रूप से 27 जून 2006 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 27 जून 2006 से शुरू हुआ। आइए बात करते हैं सूचना संचार तकनीक का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इससे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स की। ठीक है, और सन 1450 में जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण मशीन के आविष्कार ने सूचना तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा जो मुद्रण मशीन है उसके आविष्कार ने। चलिए, 1849 में इंग्लैंड में और फ्रांस में छायाचित्र विज्ञान, जिसको फोटोग्राफी कहते हैं, उसका आविष्कार हुआ। फोटोग्राफी का आविष्कार 1849 में हुआ। एंड फ्रांस के जो प्रोफेसर हैं AB रेने ग्राफिन के द्वारा फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार 1900 में हुआ था। 1938 में अमेरिकन प्रोफेसर F कॉल्सन के द्वारा जीरोग्राफी का आविष्कार हुआ। किस सन में हुआ? 1938 में। 1940 में इंग्लैंड के JB डेंसर तथा फ्रांस के रेने डेमेन के द्वारा माइक्रोग्राफी तकनीकी का आविष्कार हुआ। 1960 में अमेरिका के थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर तकनीक का आविष्कार हुआ। 20वीं शताब्दी में अति आधुनिक उपकरणों, मैग्नेटिक वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं संगणकों का विकास इत्यादि ये सब हुआ 20वीं शताब्दी में। 1837 में अमेरिका SPB मोर्स के द्वारा तार प्रणाली का आविष्कार हुआ, टेलीग्राफी का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज 1876 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1895 में इटली के जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार हुआ। 1925 में स्कॉटलैंड के JL बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार हुआ। ये सारे पॉइंट्स को रट्टा मार के जाइएगा। संचार उपग्रहों का आविष्कार एवं विकास, इस दिशा में सबसे पहले स्पुतनिक उपग्रह 4 अक्टूबर 1927 को सोवियत रूस के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। 20वीं शताब्दी में केबल एवं फैक्स तकनीक का आविष्कार हुआ। 20वीं शताब्दी में केबल एवं फैक्स तकनीक का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, क्या कहता है पॉइंट? सन 1950 में विश्व में सर्वप्रथम सूचना एवं संचार जगत में सूचना एवं संचार विज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस शब्द का प्रयोग किया गया। सूचना एवं संचार तकनीकी के मुख्य रूप से 3 घटक हैं: सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संचार, हस्तांतरण, सूचनाओं की प्रोसेसिंग एवं पुनरुत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनकोडिंग की बात करें तो एनकोडिंग क्या होता है समझिएगा। एनकोडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
डिकोडिंग क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटानुवाद करके संदेश ग्रहण करता है। आइए मल्टीमीडिया को समझते हैं। मल्टीमीडिया क्या है? देखिए, मल्टीमीडिया बहुमाध्यम अंग्रेजी के मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर के बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों का विविध प्रकार के माध्यम, जैसे की टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का एक कॉम्बिनेशन करके जो है ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। जेपीजे का पूरा नाम ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। जीआईएफ का पूरा नाम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है, रट्टा मार लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेटवर्क क्या है। विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने का प्राप्त संजाल क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। वेब पर उपलब्ध पेजों का समूह क्या कहलाता है? ये आपका साइट कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ कर के काम करना ऑनलाइन कहलाता है। इंटरनेट पर विभिन्न साइटों को देखना सर्फिंग कहलाता है। कंप्यूटर और नेटवर्क में अंकित संचार की औपचारिक प्रक्रिया प्रोटोकॉल कहलाती है। इंटरनेट इस्तेमाल करने का माध्यम ब्राउज़र कहलाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज जो यूजर को दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है, पूछ लेगा आपसे। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है H.C. वाइल्ड ने प्रतिमान को डिफाइन करते हुए कहा है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। शिक्षण प्रतिमान अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल, क्या जो शिक्षण प्रतिमान है वो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची शब्द है। अतः शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण सिद्धांत का एक रूप माना जाता है। दूसरे अर्थ में इसको शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण सिद्धांत के नवीन रूप की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। शिक्षण प्रतिमान वह विस्तृत रूपरेखा है जिसमें उसके पाठ्यक्रम, स्रोत यानी कि जो भी उसका करिकुलम है, जो भी उसके सोर्सेज हैं, जो भी टीचिंग और जो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने का ढंग है उसका वर्णन किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान इज इक्वल्स टू पाठ्यक्रम प्लस साधन प्लस शिक्षण प्लस सीखना। पॉल डी ईगन एवं उनके सहयोगियों के अनुसार एक स्टेटमेंट है कि शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से होता है। नेक्स्ट वन इज जॉन पी डी सीको ने शिक्षण प्रतिमान को 4 मनोवैज्ञानिक वर्गों में बांटा है। किसने शिक्षण प्रतिमान को 4 मनोवैज्ञानिक वर्गों में बांटा है? वो आपके जॉन पी डी सीको हैं, जिसमें ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को एक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अ बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग माना गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, आई सेफलर ने प्रतिमानों को 3 परिवारों में व्यवस्थित किया है। ईसी हैडन ने 4 वर्गों में शिक्षण प्रतिमानों को स्थापित किया है। ट्रेवर्स ने सभी शिक्षण प्रतिमानों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। ये 3 वर्ग, 4 वर्ग, परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ढूंढ के डाला गया है। आगे इसी प्रकार के आपके सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा किया गया है। पॉइंट कहता है सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त वर्गीकरण ब्रूस आर जॉयस तथा मार्शा वेल का है। सबसे अधिक प्रचलित और मान्यता प्राप्त जो वर्गीकरण है इसके क्षेत्र में, ये जो प्रतिमान के क्षेत्र में हम पढ़ रहे थे कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतने वर्गों में बांटा, इसी में सबसे अधिक प्रचलित और मान्यता प्राप्त जो वर्गीकरण किया गया है वो ब्रूस आर जॉयस और मार्शा वेल ने दिया है। इन्होंने प्रतिमानों को क्या कहा है? इन्होंने प्रतिमानों को उनके विशिष्ट उद्देश्यों, रचना और कार्यप्रणाली के आधार पर बांटा है। जिसके जैसे उद्देश्य, जिसकी जैसी रचना, जिसकी जैसी कार्यप्रणाली, उसके बेस पर उनको डिवाइड किया गया है। सबसे अधिक प्रचलित विवरण जॉयस और व्हील ने दिया। इन्होंने 20 से भी अधिक प्रतिमान विकसित किए हैं। किसने 20 से भी अधिक प्रतिमान विकसित किए हैं? वो आपके जॉयस और व्हील हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसू बेल थे। कौन? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसू बेल थे।
इस प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम वर्बल लर्निंग है और ये सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं समूह अन्वेषण प्रतिमान को। देखिए फटाफट समझते हैं। इस प्रतिमान को सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान सोशल इंटरैक्शन मॉडल वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करने पर बल देने के कारण इस प्रतिमान का प्रयोग प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रभावी ढंग से किया जाता है। इस प्रतिमान के प्रतिपादक जॉन डेवी और किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक इनके शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। नेड फ्लेंडर ने सन 1959 में कक्षा में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार के अंकन एवं विश्लेषण के लिए एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया, जिसे फ्लेंडर्स 10 वर्ग या श्रेणी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कब की बात है? 1959 की बात है, 1959 की। फ्लेंडर की ये अवधारणा थी कि कक्षा में शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। फ्लेंडर ने संपूर्ण कक्षागत शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार टीचर्स वर्बल बिहेवियर के क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो इसमें आपका शिक्षक कथन आता है, दूसरा विद्यार्थी कथन, तीसरा मौन या विभ्रांति इंक्लूड है। आप समझते हैं अभिक्रमित अनुदेशन जो है, इसको और डीप समझने का प्रयास करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन एक नवनिर्मित प्रविधि है। इसे विकसित करने का जो श्रेय है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक सिडनी प्रेसी को जाता है। 1950 के दशक के अंतिम दौर में बीएफ स्किनर ने सीखने पर अनेक प्रयोग किए और एक शिक्षण मशीन का निर्माण करके प्रेसी के प्रयोगों को साकार और सार्थक रूप प्रदान किया और इसे अभिक्रमित अनुदेशन का नाम किसने दिया? जो है बीएफ स्किनर ने। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द अभिक्रमित और अनुदेशन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अभिक्रमित का तात्पर्य है कार्य क्रमित, अर्थात किसी कार्य को सफल करने के लिए उसके समस्त पहलुओं पर विचार करके एक नियोजन कार्यक्रम को तैयार करना। अंग्रेजी में इसके लिए प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्राम्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का महत्व है, उसी प्रकार शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन का भी महत्व है। समझते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट वन इज कि अनुदेशन शब्द अंग्रेजी के इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को आदेश ना दे करके निर्देश देता है। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स का ऑर्डर नहीं क्या देता है, गाइड करता है। इस प्रकार किसी विषय पर कार्यक्रम बना करके विद्यार्थियों को इस प्रकार की सूचनाएं और निर्देश देना जिससे वे अपने मार्ग पर खुद निर्णय और खुद अध्ययन करके आगे बढ़ते रहें, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, देखिएगा। डी.एल. कुक के अनुसार कहा गया है, अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों के व्यापक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक जो है प्रयोग किया गया कॉन्सेप्ट है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। जेम्स ई. एस्पिच और बिल विलियम्स के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। डब्ल्यू के रिचमंड के अनुसार यह एक शैक्षिक तकनीक की अवधारणा है जो स्वयं से संवाद करने के रूप में जो है होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के वर्तमान जन्मदाता बीएफ स्किनर हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन के वर्तमान जन्मदाता आपके बीएफ स्किनर हैं। अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको लीनियर और एक्सटेंसिव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आइए समझते हैं एक एक को। देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि जो हमारे पेडागोजी सब्जेक्ट की क्लासेज है दूसरे चैनल पर चल रही हैं। ठीक है, आपको चैनल दिखाया भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी है। तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो जो उस पर पड़ी है उनको देखिए और इसी चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको देखिए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता बीएफ स्किनर हैं, इसलिए इसे स्किनर का अभिक्रमण प्रकार भी कहा जाता है। किसको? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है? स्किनर का अभिक्रमण प्रकार। इस अभिकरण का मुख्य आधार स्किनर का अधिगम संबंधी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार
यदि शिक्षण संबंधी विषय सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके उसे क्रमिक रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए और प्रत्येक पद को प्रतिपुष्टि या फीडबैक या पुनर्बलन के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए तो विद्यार्थी के द्वारा अधिगम के वांछित स्तर को वैज्ञानिक आधार प्रदान प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। रेखीय अभिक्रमित के दोषों को दूर करने के लिए श्री नॉर्मन ए क्राउडर ने, किसने? श्री नॉर्मन ए क्राउडर ने एक ऐसे अभिक्रमण का प्रतिपादन किया जिसमें अभिक्रम के विभिन्न पदों पर अनुक्रियाएं करने के लिए विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को एक पद से दूसरे पद पर एक सीधी रेखा पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अलग अलग रास्ते अपनाते हुए अंतिम पद तक पहुंचते हैं। इसलिए इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। क्राउडर का स्टेटमेंट है कि यह एक अभिक्रमित अध्ययन विधि है जो कंप्यूटर जैसे बाह्य माध्यम के बिना भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार काम करती है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिना लाइक बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को है। इसका नामकरण यूनानी भाषा के शब्द मैथिन के आधार पर किया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इस विधि में पाठ्य सामग्री को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अतः इसे अवरोही श्रृंखला अभिकरण भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की। देखिएगा, भारत में इसका आरंभ सन 1963 में माना जाता है। सबसे पहले सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में 3 दिन की अभिक्रमित अनुदेशन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अभिक्रमित अनुदेशन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सन 1965 में दिल्ली में 15 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके पश्चात 1966 और 67 में भी एनसीईआरटी ने क्रमशः दिल्ली और चंडीगढ़ में कार्यशालाओं का आयोजन किया और इसके प्रयोग और प्रशिक्षण पर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एंड अपनी बेहतरीन तैयारी, भरपूर तैयारी करते रहिए।